वेलकम 8th क्लास। आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लास्ट पार्ट को हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आपने ये चैप्टर करना है। आज हम देखेंगे हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स के बारे में। ठीक है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने वर्ड याद रखना है पैथोजेंस। पैथोजन जो होता है वो हम कहते हैं डिजीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को। बीमारी पैदा करने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनको हम पैथोजन कहते हैं। और अगर किसी पैथोजन की हमारी बॉडी में एंट्री हो जाए तो उसको हम कहेंगे इन्फेक्शन। ठीक है, और अगर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो बीमारियां फैलती हैं वो बीमारियां कहलाती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ये बीमारियां आपकी एयर से, पानी से, मिट्टी से, खाने से, किसी के फिज़िकल कांटेक्ट से या करियर से फैल सकती हैं। अब ये करियर में कौन कौन आते हैं पहले हम ये देखते हैं। तो करियर में हमारी आती हैं हाउस फ्लाइज यानी मक्खियाँ, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो और एडीस मॉस्किटो। ये जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है ये बेसिकली मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों के बारे में। तो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में सबसे पहले आती है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होती है वो होती है एयर से। देखिए, हम सबसे पहले स्टडी करेंगे डिजीज़, बीमारी कौन सी है, फिर उसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, फिर हम देखेंगे उसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण, और प्रिवेंशन हम लास्ट में देखेंगे कि उससे बचा कैसे जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एयर से होने वाली बीमारी है। इसके सिम्टम्स में ब्रेथलेसनेस आता है, मतलब सांस का फूलना, फ्लेम होता है कफ का बनना, ये दोनों इसके लक्षण हैं। और अगर बात करें इसके प्रिवेंशन की, मतलब इससे बचा कैसे जाए, तो BCG का जो टीका होता है, BCG जो वैक्सीन है वो बचपन में लगता है, इससे बचा जा सकता है। सेकंड जो आपकी डिजीज़ है दैट इज़ कोलेरा यानी हैजा। ये वाटर या फूड दोनों से हो सकता है। इसके सिम्टम्स में वोमिटिंग आती है, उल्टी हो सकती हैं, डायरिया, दस्त वगैरह लग सकते हैं। तो इससे बचने का प्रिवेंशन का मेथड क्या है, टेक्निक क्या है? आइसोलेशन, यानी जो रोगी है वो किसी से मिले नहीं, घुले मिले नहीं, ज़्यादा आइसोलेशन में रहे। और अगला है वो हाइजीन का ध्यान रखे, मतलब पर्सनल साफ़ सफाई का वो ध्यान रखे। अगली जो बीमारी है वो है टाइफॉइड। ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है। वाटर या फूड दोनों के थ्रू ये स्प्रेड हो सकती है। इसके सिम्टम्स में आता है कंटिन्यूस फीवर, लगातार बुखार रह सकता है। और प्रिवेंशन इसका भी वही है, आइसोलेशन और हाइजीन। ठीक है, आगे लास्ट जो हमारी डिजीज़ है वो है निमोनिया ट्रांसमिट होती है एयर से, और इसके सिम्टम्स में आता है लंग इन्फ्लेमेशन होता है जलन, फेफड़ों में जलन के जैसी महसूस होती है। और उबला हुआ पानी पीने से और सही खाना खाने से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारी बैक्टीरियल डिजीज़। ओके, अब हम बात करते हैं वायरल डिजीज़ के बारे में। वायरल जो डिजीज़ हैं वो वायरस की वजह से होने वाली बीमारियां हैं। तो इसमें मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और जॉन्डिस ये सब आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मीज़ल्स जो हैं वो एयर या किसी के कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं। ये स्किन रिलेटेड है, स्किन के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं। बचा कैसे जाए? वैक्सीनेशन, टीका लगा के या आइसोलेशन में रहकर। सेकंड जो है वो है चिकन पॉक्स। ये वाली जो डिज़ीज़ है वो एयर या फिज़िकल कांटेक्ट से फैलती है। बुखार रहता है रोगी को, लाल आंखें रहती हैं, और इससे बचने का तरीका वही वैक्सीनेशन और आइसोलेशन ही है। थर्ड है पोलियो। हालांकि आजकल पोलियो नहीं होता, पोलियो ड्रॉप्स के थ्रू हमने जो अभियान चलाया था इंडिया में वो हमारा सक्सेसफुल रहा, और हम पूर्णतः पोलियो मुक्त हो चुके हैं, इराडिकेट कर चुके हैं हम पोलियो को हमारे देश से। ठीक है, तो एयर और वाटर से ये पोलियो होता है। ये भी वायरल डिजीज़ में आता है।
लेग मसल्स जो होती हैं, पैरों की जो मांसपेशियां होती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं, पैरालिसिस यानी काम करना बंद कर देती हैं। और इससे बचा कैसे जाए, इसका प्रिवेंशन टेक्निक है वैक्सीनेशन एट प्रॉपर एज। सही उम्र में अगर टीकाकरण हो जाए, वैक्सीन लगा दिया जाए तो इससे बचा जा सकता है। लास्ट है जॉन्डिस, ये भी वायरल डिजीज़ में आती है, पानी से होने वाली बीमारी है। इसको पीलिया कहते हैं बेसिकली। तो येलो कलर जो आँखों का, नाखूनों का, नेल्स का और बॉडी का, ये इसके निशानी है, इसके लक्षण हैं। और उबला हुआ पानी पीकर, फैट फ्री फूड खाकर यानी चिकनाई रहित भोजन और पूरे तरीके से रेस्ट लेकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं फंगल डिजीज़ की, फंगस से होने वाली बीमारियों की। तो इसमें 3 बीमारियां हैं, फूड पॉइजनिंग, रिंगवर्म डिजीज़ और एथलीट्स फुट। तो पहले बात करते हैं फूड पॉइजनिंग की। फूड पॉइजनिंग फूड से ट्रांसमिट होती है और इसके सिम्टम्स में उल्टी लगना, वोमिटिंग, डायरिया, दस्त वगैरह लगना और बुखार रहना, ये तीनों लक्षण जो हैं ये फूड पॉइजनिंग के हैं। बचा कैसे जाए, तो ईट फ्रेश, ताज़ा, ढका हुआ और वेल कुक्ड फूड, अच्छे तरीके से पका हुआ खाना खाकर बचा जा सकता है। अगला है रिंगवर्म डिजीज़। रिंगवर्म डिजीज़ यानी दाद की बीमारी, ये एयर से होने वाली बीमारी है। तो इसमें स्किन के ऊपर रिंग्स बन जाते हैं, रिंग्स मतलब दाद बन जाते हैं सर्कुलर शेप के, और जिसमें इचिंग होती है, खुजली होती है। पर्सनल हाइजीन, साफ़ सफाई के थ्रू इससे बचा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एथलीट्स फुट। एथलीट्स फुट्स एयर से होने वाली बीमारी है और इसमें जो टोज़ होते हैं, पैर की जो उंगलियां हैं, उनके बिटवीन, बीच में फंगस ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। तो पैरों को क्लीन और ड्राई रख के इस बीमारी से बचा जा सकता है। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों की अगर हम बात करें तो इसमें मलेरिया और डेंगू दोनों आती हैं, मच्छरों से होती हैं, बाइट ऑफ मॉस्किटो से, और दोनों में तेज़ बुखार होता है, हाई फीवर। डिफरेंस ये है, मलेरिया में शिवरिंग होती है, शिवरिंग मतलब कंपी चिढ़ जाती है, और डेंगू में अगर आप देखें तो वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है। ठीक है, इससे बचने का तरीका यही है कि डोंट लेट द वाटर कलेक्ट, पानी को हम इकट्ठा ही ना होने दें, सराउंडिंग को क्लीन रखें, और मॉस्किटो ब्रीडिंग, मच्छरों को आगे बढ़ने से रोकें, पैदा होने से रोकें। ठीक है, मच्छर पानी में जो है वो ज़्यादा ब्रीड करते हैं, मतलब अंडे वगैरह देते हैं, जिससे मच्छरों की संख्या और बढ़ जाती है। तो कोशिश किया जाए पानी हम कहीं पे इकट्ठा ही ना होने दें, इसलिए बारी बारी से पानी वाली जगह को हम चेंज करते रहें। ठीक है, चलिए, फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, तो फूड के ऊपर जो माइक्रोब्स ग्रो करना शुरू करते हैं तो वो एमिट करते हैं, एमिट मतलब छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं, सम टॉक्सिक सब्सटेंस। इस वर्ड को ध्यान से देखिए, टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब है जहरीले सब्सटेंस जो कि फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, ये जो स्पॉइल्ड फूड है, इसका अगर हम कंजम्पशन करते हैं, मतलब इसको खा लेते हैं, तो दिस में रिजल्ट इन वोमिटिंग, इससे उल्टी हो सकती है, स्टमक एक, पेट में दर्द हो सकता है, एंड इवन डेथ, और मौत तक हो जाती है। हमें पता कैसे लगेगा बच्चों कि खाना हमारा ख़राब हो गया है, तो इसके लक्षण है फाउल स्मेल, खाने की स्मेल चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए या टेस्ट चेंज हो जाए। ठीक है, तो खाने को ख़राब होने से बचाएं कैसे, तो सबसे पहले 5 पॉइंट हैं, पांचों ध्यान से देखने हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे पल्सेस, यानी जो दालें होती हैं, ग्रेन्स, जो अनाज होता है या मसाले होते हैं, उनको हम सन ड्राई करते हैं। सन ड्राई का मतलब है धूप में सुखाते हैं स्टोर करने से पहले। ठीक है, मिल्क और वाटर, दूध और पानी दोनों को हम बॉयल करते हैं कंज्यूम करने से पहले। बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और जो कुक्ड फूड होता है, पका हुआ खाना, उनको हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं 5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्योंकि जो कम टेम्परेचर होता है उसके ऊपर माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं वो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वो है पेस्चराइजेशन। ये जो वर्ड है पेस्चराइजेशन, ये लुईस पास्चर नाम का एक साइंटिस्ट रहे हैं, उनके नाम से आया है, क्योंकि ये टेक्निक उन्होंने दी थी, इसलिए उनको पेस्चराइजेशन कहा जाता है। क्या बताया था उन्होंने कहा था कि जो मिल्क है उसको आप 70 डिग्री सेल्सियस
इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए एकदम से हीट कीजिए और फिर अचानक से उसको चिल्ड कर दीजिए, मतलब एकदम से ठंडा कर दीजिए। एकदम से गर्म करके एकदम से अगर आप उसको कूल करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे जो बैक्टीरिया हैं दे कैन नॉट टॉलरेट, वो सहन नहीं कर पाएंगे सडन चेंज इन टेम्परेचर में ये अचानक से होने वाला चेंज, एंड गेट किल्ड, और मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये वर्ड याद रखना है, टॉलरेट। टॉलरेट होता है सहन करना, सो कैन नॉट टॉलरेट, सहन नहीं कर पाते बैक्टीरिया क्या, टेम्परेचर में होने वाले इस अचानक हुए चेंज को, सडन चेंज को। ठीक है, तो एकदम से पहले गर्म कर देते हैं और फिर एकदम से ठंडा कर देते हैं, बस इसी टेक्निक का नाम पेस्चराइजेशन है। फिर हम बात करते हैं कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव की। केमिकल प्रिजर्वेटिव यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जो हम मिला दें खाने में तो खाना ख़राब होने से हमारा बच जाता है। तो उनमें एक केमिकल है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, ये नाम याद रखना है। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव में एक नाम है सोडियम बेंजोएट। अगर सोडियम बेंजोएट हमें नहीं मिल पाता तो घर में नमक, चीनी या जो खाने लायक तेल होते हैं एडिबल ऑयल्स, उनका इस्तेमाल करके भी हम खाने को बचा सकते हैं ख़राब होने से। कैसे बचाएंगे, तो जब हम सॉल्ट मिलाते हैं या शुगर मिलाते हैं तो ये दोनों ही क्या काम करते हैं, ये दोनों का काम है पानी को सोखना, डिहाइड्रेशन का काम करता है सॉल्ट और शुगर दोनों ही। तो आप देख भी सकते हैं कि कोई रो मैंगोज़, कच्चे आम, या रो लेमन, जो कच्चे नींबू होते हैं जिनके अंदर पानी होता है, तो उसमें उनको अगर आप किसी सॉल्ट के अंदर डाल देंगे तो नमक उनके अंदर का सारा रस, सारा पानी निकाल लेता है। और यही रीज़न है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी से भी पानी निकल जाता है, उनकी सेल से पानी निकल जाता है, इसलिए वो जो है वो एक्टिव नहीं रह पाते या उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक जो है वो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए, ये आप सभी जानते होंगे कि जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% जो गैस पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। लेकिन सवाल ये है कि ये इतनी सारी जो गैस पाई जाती है, इस नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते। मैंने 3 बेसिकली गैसेज आपने याद रखनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इनमें से क्या है कि जो ये 3 गैसेज हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, अब इनमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम सांस से अंदर ले लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन को नहीं ले पाते। तो नाइट्रोजन की जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको कंपाउंड्स में जो चेंज करने की प्रोसेस है, इसी को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं प्यारे बच्चों, इनको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट्स से ये एब्जॉर्ब करते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा कैसे। तो इसकी 3 टेक्निक हैं। फर्स्ट टेक्निक है लाइटनिंग। जब बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है बादलों में और हवा में। ठीक है, एक स्पार्क पैदा होता है। उस डिस्चार्ज से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में मिलके एसिड बनाते हैं, और वो वाला जो एसिड होता है, वो वाला एसिड रेन वाटर के साथ नीचे आके गिरता है और जहाँ से उसको प्लांट्स ले लेते हैं अपनी जड़ों से। ठीक है, ओके। दूसरा तरीका है इंडस्ट्री में यूरिया जैसे, जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हमारी है उसमें यूरिया जैसे फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं। किसका इस्तेमाल करके, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। और ये फर्टिलाइज़र हम कहाँ डालते हैं, सोइल में। सो दिस यूरिया इज़ एडेड इनटू सोइल। तो इस तरीके से मिट्टी में फिर से नाइट्रोजन आ जाती है। फिर कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं जो बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं नाइट्रोजन का। साइनोबैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया नहीं होता, वो ब्लू ग्रीन एल्गाई होता है। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया हैं, क्लोस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर और राइजोबियम। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे, ये फलीदार एक पौधा है जिसको हम लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। और इसकी जड़ों में अगर आप देखोगे तो इसकी जड़ों में गांठें होती हैं। यहाँ मैंने लिखा नोडुलेटेड रूट्स। तो इन गांठों के अंदर इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया पाया जाता है, ख़ास तौर से राइजोबियम। ये राइजोबियम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को प्लांट की जड़ों तक, रूट्स तक ले आता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया में नाम है एनाबिना। ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपने राइजोबियम, एजोबैक्टर, एनाबिना ये नाम याद रख लेने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
लास्ट टॉपिक जो है वो है नाइट्रोजन साइकिल। इस दुनिया में हर चीज़ जो है वो हम नेचर से लेते हैं, नेचर को ही देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो एटमॉस्फेयर वाली नाइट्रोजन है इसको हम 3 तरीके से, ये था लाइटनिंग, ये है हमारी इंडस्ट्री और ये है बैक्टीरिया, ये तीनों ही इस नाइट्रोजन का करते हैं फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन एक बार फिक्स हो गई तो वो बना देते हैं इसके नाइट्रेट्स। अब इन नाइट्रेट्स को प्लांट्स जो हैं वो ले लेते हैं और इन प्लांट्स से हम ले लेते हैं एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल या तो दोनों मर जाएंगे या ये दोनों अपना कुछ एक्सक्रीशन करेंगे, यानी कुछ वेस्ट जो है वो जनरेट करेंगे, पेशाब वगैरह। ठीक है, वेस्ट जनरेट करेंगे। तो इसके थ्रू जो डीकम्पोज़र होते हैं, इनकी डेथ होने के बाद जो डीकम्पोज़र होते हैं इनकी बॉडी को तोड़ते हैं। तो तोड़ने के बाद वापस से ये नाइट्रोजन जो इन्होंने नाइट्रेट्स के थ्रू ली थी, वापस से ये अमोनियम के कंपाउंड्स बना देते हैं और ये कंपाउंड वापस से फिर नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया है वो वापस से इनको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के बात नाइट्रेट्स तक आती है। तो पहले यहाँ से भी नाइट्रेट्स बनते हैं और वापस से जब आते हैं तब भी नाइट्रेट्स बनते हैं, और इन नाइट्रेट्स को वापस फिर एक बैक्टीरिया होते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो इन नाइट्रेट्स में से फिर से नाइट्रोजन को निकाल लेते हैं और एटमॉस्फेयर को दे देते हैं। तो ये आपका नाइट्रोजन साइकिल है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ नाइट्रेट्स में, नाइट्रेट मतलब जो है वो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं, और यहाँ से प्लांट्स और एनिमल्स ने इनको लिया। प्लांट्स और एनिमल्स के मरने के बाद जो डीकम्पोज़र थे उन्होंने इनको तोड़ दिया अमोनिया के कंपाउंड्स में, अमोनियम कंपाउंड्स में। तो जो अमोनियम कंपाउंड्स हैं उनको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने वापस से किस में चेंज कर दिया, नाइट्रेट्स में। तो घूम फिर के बाद फिर से कहाँ तक आ गई, नाइट्रेट्स तक। तो नाइट्रेट से जो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है इन्होंने इस नाइट्रोजन को पहुँचा दिया वापस एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब आप नोटबुक में इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे बनाना है। सबसे पहले आप ये बनाएंगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फिर एक एरो यहाँ लगाएंगे, और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को किसने लिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने और ब्लू ग्रीन एल्गाई ने, उसको फिक्स कर दिया। उसको फिक्स करने के बाद जो बैक्टीरिया हैं उन्होंने नाइट्रोजन के कंपाउंड बना दिए सोइल में। ठीक है, अब यहाँ तक जो कंपाउंड बने, अब ये कंपाउंड बनने के बाद 2 बातें हो सकती हैं, या तो इनको प्लांट्स ले लेंगे या बैक्टीरिया वापस से इसको नाइट्रोजन में तोड़ देगा। अगर प्लांट्स ने इनको ले भी लिया है तो प्लांट्स को कौन खाएंगे, एनिमल्स, और एनिमल से ये वेस्ट या इनके डेथ होने के बाद वापस से फिर से जो है ये कंपाउंड बनेंगे और वापस से फिर बैक्टीरिया इनको किस में तोड़ देगा, नाइट्रोजन में। तो ये वाला कंप्लीट साइकिल है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है, ये फोर्थ स्टेप है। ठीक है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये 7th है। ठीक है, तो ये स्टेप वाइज आपने याद रखना है, और ये 8th है। तो ये फिगर भी अगर आप बना लेंगे तो भी काफ़ी है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। इसके साथ ही एक्सरसाइज भी आपको सेंड कर दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच।